अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, नेशनल एमएस एकेडमी में खुशामदीद। आप लोगों ने टेस्ट दिया है और इसका डिस्कशन क्लासेस शुरू है। सो ये जो डिस्कशन है ये केमिस्ट्री पोर्शन की है। आज तो चूंकि फर्स्ट चैप्टर का ही टेस्ट था, तो फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू पीएमसी सिलेबस जो है वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। सो इसमें आप लोगों ने टेस्ट दिया है और इसके एमसीक्यूज जो है उसको हम सॉल्व करेंगे और आप लोगों के साथ की भी आ जाएगी कि जो करेक्ट आंसर है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ साथ में जब ये डिस्कशन खत्म हो जाए उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट भी मिलेगा पूरे टेस्ट का। सही है, तो चलो स्टार्ट लेते हैं और पहले एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। एमसीक्यूज ये है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 50 grams of calcium carbonate, Na means Avogadro number is। एमसीक्यूज कह रहे हैं कि 50 grams of calcium carbonate में कितने एटम्स होंगे। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने एटम्स होंगे। सो स्टूडेंट ऐसी एमसीक्यूज बार बार रिपीट होते हैं और स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज होते हैं। कभी कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कोई और कंपाउंड लिया होता है और साथ साथ ये जो ग्राम्स है इसकी जगह कोई और लिया होता है। सो हम कैलकुलेट करेंगे पहले कि एक कंपाउंड है जो दिया गया है उसमें एक कंपाउंड जो मतलब एक मॉलिक्यूल तो नहीं हो सकता, एक कंपाउंड है। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसमें कितने एटम्स होंगे और इसका मास कितना है। सही है। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका जो मास है वो 100 AMU है। और इसमें एटम्स कितने हैं, एक हमारे साथ कैल्शियम होता है, कैल्शियम जो है वो 1 है और कार्बन जो है वो भी 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 3 है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे साथ 5 बनते हैं। मतलब ये है कि 100 MU जो एक कंपाउंड का मास है उसमें 5 एटम्स हैं। सो अगर हम मोल लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कि कैल्शियम कार्बोनेट का एक मोल ले ले हम, 1 मोल अगर ले ले तो फिर कितना होगा, कितने होंगे उसमें एटम्स। तो स्टूडेंट एक मोल का मास जो है कैल्शियम कार्बोनेट का वो, इसको मैं खत्म करता हूं फिर आप लोगों के साथ दोबारा लिखूंगा। चलो जी, ओके जी। हम लिखेंगे फाइनल के कैल्शियम कार्बोनेट जो है एक कंपाउंड में 5 एटम्स होते हैं। कितने एटम्स होते हैं, 5। शाबाश। जिस चीज की समझ नहीं आती ना तो मुझे मैसेज कर लिया करें। सही है। ऐसे डिस्कशन में बैठने की कोई फायदा नहीं है अगर आप सवाल नहीं पूछते और किसी चीज की समझ नहीं है और आप पूछते नहीं है, तो ये गलत बात है। ओके जी, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका मास जो है वो 100 ग्राम है। और इसमें एटम्स कितने हैं, 5Na। क्योंकि एक कैल्शियम कार्बोनेट में 5 है
अगर हम 6.023 क्रॉस 10⁻23 एटम्स कंपाउंड्स ले कैल्शियम कार्बोनेट के, तो फिर उसमें कितने होंगे? स्टूडेंट याद रखना, वो 1 मोल के बराबर होते हैं। कितने के बराबर होते हैं? 1 मोल के। तो जब 1 मोल की बात आ जाए तो इसका मास भी 100 ग्राम होगा ना। जो कंपाउंड का मास होता है या मॉलिक्यूल, उसको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम मोल कहते हैं। सो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना है? 100 ग्राम। सो इसमें 5 Na पार्टिकल है, लेकिन आपसे कह रहे हैं कि 50 ग्राम में कितने होंगे। सो इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर करेंगे कि 100 ग्राम में 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो उन पार्टिकल्स है उसमें वो 5Na है। और 50 ग्राम में कितने होंगे? 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कितने होंगे? x। सो स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले इसका। इसमें अगर आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, आप लोगों के पास फाइनल चीजें आ जाएंगे। तो x हमारे साथ बराबर हो जाएगा 5/2, 5/550। ये मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। ओके जी, 5 ओके जी, ये इस तरह करेंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई 50, देख ले, डिवाइडेड बाई 100। तो 51, तो ये तो हो गए 2। इसको मैं इधर ही लिखता हूं आप लोगों की आसानी के लिए। तो x हमारे साथ बराबर हो जाएगा 5/2। तो x जो है वो 2.5, ये Na के बराबर होता है। किस चीज के बराबर होता है? 2.5 Na। किस चीज के बराबर होगा? x हमारे साथ बराबर हो जाएगा 2.5 Na। तो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। बात की समझ आ गई या नहीं आई? बताइए मुझे जरा, शाबाश। मुझे बताइए कि इस एमसीक्यूज की समझ आ गई आप लोगों को? ये एमसीक्यूज कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसके 50 ग्राम्स लिए गए हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। स्टूडेंट ये तो एक एमसीक्यूज है, लेकिन अगर आपसे इसके अलावा, सो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ये हो गया। अब हम आगे जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन बी हो गया, 2.5 Na। चलो, ये तो हो गया कि 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट तो हो गए। अगर आपसे पूछे कि कितने नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स होंगे, फिर क्या आंसर दोगे? अगर पूछे गए एमसीक्यूज इस तरह कि द नंबर ऑफ एटम्स, कैल्शियम एटम्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने कैल्शियम के एटम्स होंगे? सो इसको कैसे हल करोगे? ये एक एमसीक्यूज है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन के कितने एटम्स हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। वही एमसीक्यूज है, लेकिन बहुत मुख्तलिफ तरीकों से वो आपसे पूछ सकते हैं। फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि ये कहाँ से आई, ये तो हमें किसी ने नहीं पढ़ाया। सही है, सिंपल सी चीज होती है। देख ले, मैं सिर्फ एक हल कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे। मैं वो अब सॉल्व करूंगा, ये इससे हटकर एमसीक्यू से। देख ले कि अभी हमने पढ़ा कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में हमारे साथ 5Na होते हैं, ये पूरे एटम्स होंगे। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कितने होंगे? पूरे 5
एटम्स है, एक कैल्शियम कार्बोनेट है, एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। सो 5 इस तरह बने हैं। तो बाकी को छोड़े तो हम कैल्शियम कार्बोनेट को तो 1 है, तो हम कहेंगे कि हमारे साथ ये 1 Na के बराबर है। सही है, ये समझ नहीं आई, शाबाश, मुझे मैसेज कर ले। शाबाश, समझ आ रही है, समझ आ रही है। ओके जी, ओके, सबको आ रही है। मैं सबका नेम नहीं ले सकता, इतने ज्यादा स्टूडेंट है, मैं किस किस का नेम लूंगा। और वैसे मैंने सुना है स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं कि सर उसका नेम ले रहे हो, मेरा नहीं ले रहे। मैं अब नेम नहीं लूंगा किसी का भी। ओके जी, चलो जी। सो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 1 Na क्या होंगे? कैल्शियम कार्बोनेट होंगे, कैल्शियम होंगे, कैल्शियम के एटम्स होंगे। किसके होंगे? कैल्शियम के। सो कैल्शियम के एटम्स है 100 ग्राम में। 50 ग्राम में कितने होंगे? X Na कैल्शियम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए वही, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि X N जो है Na है कैल्शियम, वो किसके बराबर हो गए? देख ले अभी, 1 क्रॉस 50 ग्राम डिवाइडेड बाई 100 ग्राम। इसके बाहर जो हम Na लिखेंगे आसानी के लिए, सो ये तो कैंसल हो जाएगा इसके साथ। सो ये तो मैंने ज्यादा लिखे हैं जी। सो ये 50 है तो 2, तो x का हमारे साथ हो जाएंगे 0.5 Na। सो ये 0.5 आएंगे। अगर कैल्शियम का पूछा तो आंसर क्या आएगा? 0.5। ओके जी, तो ये इस तरह तरीके, बाकी भी इसी तरह मालूम कर ले कि एक कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन 1 है तो उसका परसेंटेज कितना है ना, वो 50 ग्राम में कितना होगा, तो भी 0.5 आएगा। तो दोनों 0.5 आते हैं, तो 1 तो ये हो गए, तो 4 जो है बाकी ऑक्सीजन होंगे। तो इस तरह ये एमसीक्यूज हल होते हैं। सही है, आगे जाते हैं। ओके जी, which of the following contain greatest number of particles? ये एक एमसीक्यूज है और पूछ रहे हैं कि मंदरजा झील में से जो 4 ऑप्शन है इसमें कौन से में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर होंगे। अच्छा जी, पहले एक चीज नोट कर ले कि जब गैस का लफ्ज आता है लाइक हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि इसका मतलब हाइड्रोजन है। लाइक मैं कहूं कि हाइड्रोजन गैस लिख ले, तो आप लोग जब लिखते हैं तो कोई इस तरह लिख लेते हैं, तो कोई कहते हैं ये हाइड्रोजन है। सही है, हकीकत में जब गैस का लफ्ज आता है तो ये सिचुएशन ठीक है। सही है, अब ऑक्सीजन गैस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो उसका भी मतलब है कि O2। अगर क्लोरीन गैस का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तो उसका भी यही कहेंगे कि उसका मतलब है Cl2। सही है, यहां तक समझ आ गई? ये अपने साथ नोट कर ले। चलो मैं खत्म कर रहा हूँ। ओके, so which of the following contains greatest number of particle? 4 gram hydrogen gas, 4 gram oxygen gas, 4 gram chlorine gas। ऑप्शन डी लिखा है all have equal number of particles। सो आप लोग क्या कह रहे हैं सर? इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल, इक्वल इक्वल सब इक्वल कह रहे हैं। ओके, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम ऑक्सीजन। सब अगर एक एक ऑप्शन बताएंगे तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट होगा? तो चलो जी, हम सॉल्व करेंगे इस एमसीक्यूज को। हमारे साथ एक शॉर्ट ट्रैक है, उसके थ्रू भी एमसीक्यू सॉल्व होती है। एक लेंथी प्रोसेस है, उसके थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले लेंथी प्रोसेस के थ्रू जाएंगे कि किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन का मास H2 का मास कितना है? 2 ग्राम। देख ले कितना है? 2 ग्राम।
अब 4 ग्राम में कितने हाइड्रोजन होंगे हमारे, उसका अगर हम मोल मालूम करेंगे तो मोल हमारे साथ बराबर होता है, जो गिवन मास है, गिवन मास कितने हैं 4 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है वो 2 ग्राम है। सो इससे हमारे साथ 2 मोल आएंगे। सही है, क्या आएंगे इससे 2 मोल आएंगे, ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं आते। क्या आएंगे, 2 मोल ही आएंगे। क्या आएंगे, 2 मोल ही आएंगे। ये 2 2 की सर्कल है तो ये 2 बन जाता है। ओके जी। ऑक्सीजन का मास है, O2 का जो मास है वो 32 ग्राम है पर मोल। हम ग्राम जनरली लिखते हैं आसानी के लिए, लेकिन ये होता है 32 ग्राम पर मोल। ओके जी। अब इसका अगर हम मोल मालूम करेंगे, जिस तरह उसके मालूम किए, गिवन मास कितना है 4 ग्राम। आपसे पूछते हैं कि 4 ग्राम में कितने मोल होंगे, मतलब इसका ग्रेटेस्ट नंबर मालूम करना है, 32 ग्राम पर मोल। सो इससे हमारे साथ क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर ले, 4 1 जार, इस तरह 8 आता है। सो 1/8 इसका बताए कितना आएगा आंसर। चलो इसको हम पेंडिंग पे रख लेते हैं, वैसे बहुत कम आएगा आंसर, 2 से तो कम है क्योंकि 1 को 8 के हिस्सों पे डिवाइड किया। इसी तरह हम क्लोरीन का भी मास मालूम के लिए, Cl2 का जो मास है वो 71 ग्राम पर मोल है। अगर आप देख ले, अगर हम इसके मोल मालूम करेंगे तो ये वही होगा 4 ग्राम डिवाइडेड बाई 71 ग्राम पर मोल। कितने होंगे 71 ग्राम पर मोल। ओके, इसको अगर आप डिवीजन पे लेके जाइए तो हमारे साथ इस तरह आएगा कि मोल जो है उसके 2 डिवाइड बाई 35.5। बाहर के इसको मैं खत्म करता हूं, मोल मतलब 2 को 35.5 पे डिवाइड कर ले, इसको ये लिखा ही नहीं हो रही आज। ओके जी, 35.5 फिर भी नहीं हो रही, बस आप लोग ऐसे ही समझे। इसको मैं रिमूव करूंगा अभी शुरू से। 35.5 आप लोग लिख सकना चाहते हैं तो लिख ले अपने साथ, मेरे तरफ से ये तो प्रॉपर अभी हो गया। 2 डिवाइड बाई 35.5, देख ले किसके मोल ज्यादा है। यहां देख ले, यहाँ 2 मोल है और यहाँ पर 8 मोल्स है, यहाँ 1/8 है, यहाँ पर देख ले 2 डिवाइड बाई 35.5 क्या है 35.2 डिवाइड बाई 35.5। सो इसका मतलब है कि इसके मास मोल ज्यादा होंगे, 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के मोल ज्यादा होंगे। ये तो एक लेंथी प्रोसेस है, इतना टाइम आप लोगों के पास नहीं होगा। सो हम लोग इस तरह करेंगे कि इसके लिए शॉर्ट ट्रैक पे आएंगे और शॉर्ट ट्रैक के थ्रू इसको हल करेंगे। चलो जी, शॉर्ट ट्रैक क्या है कि जब ऑप्शन में सबके मास इक्वल दिए गए हो, जब ऑप्शन में सबके मास इक्वल दिए गए हो तो जिस गैस का मास या जो भी गैस की जगह हो उसका मास कम हो उसके ज्यादा मोल्स होंगे। मेरी बात की समझ आ गई, दोबारा सुन ले। जब कोई भी एमसीक्यूज आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और उसमें आप लोगों को सारे ऑप्शन में इक्वल मास दिया गया हो चीजों की,
केस है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन गैस है, सबका एक मास दिया गया है। तो ऐसे हालात में शॉर्ट ट्रिक यही है कि जिस गैस का मास कम होगा उसके ज्यादा पार्टिकल होंगे। मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जो है, मोलर मास जिसका कम होगा उसके ज्यादा क्या होंगे, मोल्स होंगे। देख ले अब, नंबर ऑफ पार्टिकल्स greater is directly proportional to या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, बताइए मुझे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। ये एक आसान तरीका है। ये कब इस्तेमाल करोगे, व्हेन देख लिया। सो ऐसे हालात में आप लोग इस शॉर्ट ट्रैक के पीछे भागोगे और हल करोगे। देख लिया। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी में लिख लिया है, टाइम शॉर्ट है, बाकी डिस्कशन भी होंगी आज। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल को मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 1/, मोलर मास, 1/, मोलर मास। सो मोलर मास हाइड्रोजन का कम है सब में। हाइड्रोजन का कितना है, H2 का, वो 2 ग्राम है पर मोल। ऑक्सीजन का है 32 ग्राम पर मोल। क्लोरीन का है 71 ग्राम पर मोल। सो किसका कम है, हाइड्रोजन का। सो हाइड्रोजन हमारे साथ करेक्ट ऑप्शन है। वो जो हमने लेंथी प्रोसीजर किया उसके थ्रू भी आया था ना, ऐसी थ्रू भी आते। ये आसान सा तरीका है। सो जब आपके साथ सारे ऑप्शन के मास सेम दिए गए हो, सो आपसे कहा गया हो कि किस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर होंगे, सो जिसका मास, मोलर मास कम होगा उसके पार्टिकल ज्यादा होंगे। सो आप लोगों के लिए आसान सा ट्रिक था। सो आप लोग उसके थ्रू करेंगे, टाइम भी बच जाएगा आप लोगों के। सो इसको मैं रिमूव भी करता हूँ, ये एमसीक्यूज हो गए। चलो इसको हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। चलो आपसे पूछते हैं, इन द रिएक्शन N2+3H2 2NH3, ये एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया बनाते हैं। आपसे कहते हैं कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट। जाहिर बात है कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो डिफरेंट है। अब आगे आपसे कहते हैं कि नाउ इफ वी टेक इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट देन व्हिच वन विल बी लेमेटेंट रिएक्टेंट। देखें, आपसे कहते हैं कि है तो इसके रिएक्टेंट की जो मोल्स है वो तो डिफरेंट है। अगर हम इसको इक्वल ले ले, इक्वल का मतलब ये है कि देखिए या तो वो 3 मोल लेंगे, नाइट्रोजन भी 3 मोल्स लेंगे और हाइड्रोजन भी 3 मोल्स लेंगे, सही है। या इस तरह करेंगे कि नाइट्रोजन भी 1 मोल लेंगे और हाइड्रोजन भी 1 मोल लेंगे, कोई भी चीज ले, 5 मोल ले ली, ये दोनों। एक्चुअल रिएक्शंस में तो नाइट्रोजन 1 मोल यूज हुआ है और 3 मोल्स हाइड्रोजन यूज होते हैं। लेकिन आपसे कहते हैं अगर हम इसको इक्वल ले ले, कोई भी किसी भी तरह पे हम उसको इक्वल ले, या तो वो 1 मोल ले ले दोनों, या तो उसको 5 मोल ले ले, या 10 मोल ले ले। आपसे कहते हैं कि कौन सा लेमेटेंट रिएक्टेंट होगा जो इक्वल मास लेंगे। जब हम इक्वल मास लेंगे तो कौन सा जो है, इक्वल मोल्स लेंगे तो कौन सा हमारे साथ रिएक्टेंट जो है वो लेमेटेंट होगा। देख ले, लेमेटेंट वो होता है जो जल्दी यूज होता है, खत्म हो जाता है रिएक्शंस में। इसके लिए लेंथी प्रोसीजर होते हैं कि ये करना, ये वगैरह, इस सब चीजों को छोड़ो अपने। अगर हम उसको यहाँ हल करेंगे तो एटलीस्ट 10 मिनट्स तक हमसे लेंगे और आप लोगों को समझा समझा कर कि इस तरह होता है, इस तरह होता है। इसका एक शॉर्ट ट्रैक भी है। शॉर्ट ट्रैक किस तरह होगा, देखिए स्टूडेंट,
जब आपसे कहा जाता है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिए गए हैं, तो किसके नाम कौन सा जो है हमारे साथ लिमिटेंट होगा? तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स हमारे साथ बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ज्यादा होंगे वो हमारे साथ लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा, जब हम इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। आज समझ आ गई? दोबारा सुन ले, ट्रैक सुन ले अपने साथ, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख ले, मैं शॉर्ट ट्रैक में यहाँ लिखूंगा बस। जब आपसे कहा जाता है कि एक रिएक्शन है उसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट होंगे, या है, या कहें कि है या पहले से है, जो भी है, और आपसे कहे कि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे? इक्वल लेंगे, तो कौन सा जो है हमारे साथ लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा और कौन सा हमारे साथ एक्सेस रिएक्टेंट? अभी तो आपसे लिमिटेंट रिएक्टेंट की का पूछा है कि अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स लेंगे तो कौन सा लिमिटेंट होगा। तो याद रखना ये बैलेंस जो इक्वेशन है रिएक्शंस है कि N2 प्लस 3H2 हमारे साथ देते हैं 2NH3। सो इसमें हमारे साथ जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वो हमारे साथ लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में किसके ज्यादा है? ये जो यहाँ पर ये 3 लिखा है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि 1 है। सो अब इन दोनों में किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है? नाइट्रोजन के कम है, किसके ज्यादा है? हाइड्रोजन के ज्यादा है। सो आप लोग डायरेक्टली लिख ले, डायरेक्टली क्या करें? लिख ले, क्या लिख ले कि हाइड्रोजन जो है H2 हमारे साथ लिमिटेंट रिएक्टेंट है। ये देख लीजिए, आसान सा ट्रिक है, ये कैलकुलेशन के पीछे मत भागे। दोबारा सुन ले, जब नंबर ऑफ मोल्स किसी रिएक्शंस के डिफरेंट होंगे और आपसे कहें कि अगर हम इसको इक्वल ले ले तो कौन सा हमारे साथ लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा, तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ज्यादा होंगे वो हमारे साथ लिमिटेंट रिएक्टेंट होगा। सही है। अब एक्सेस कौन सा है? N2 एक्सेस रिएक्टेंट है। अगर इस लिमिटेंट की जगह एक्सेस पूछ लेते तो भी यही कहना होगा आपने कि N2 है। ओके जी, यहां तक समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट MCQs पे जाते हैं। आपसे कहते हैं कि इन अ बाइनरी कंपाउंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 92.31%. The molecular formula of the compound is C6H6. The percentage of hydrogen is, देखिए एक बाइनरी कंपाउंड होता है। बाइनरी कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? जिसमें दो चीजें होते हैं, दो एलिमेंट का आते हैं, दो एलिमेंट का बना हुआ कंपाउंड बाइनरी। सही है, बाइनरी कंपाउंड सही है। ये समझ नहीं आएगी? बताइए मुझे, शाबाश। ओके, ये बाइनरी कंपाउंड जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिसमें टू एलिमेंट्स होंगे। सो आप लोग ने बहुत लेंथी प्रोसीजर किया होगा कि इसको हमने कैसे फॉलो करने हैं, ये वो वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन आपसे कहा गया है कि बाइनरी कंपाउंड, सो टू एलिमेंट्स है। एक का कहा गया है कि कार्बन का 92.31% है, तो बताए हाइड्रोजन का कितना होगा, और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बताया गया है। सो आप लोग देख ले, इसका आसान सा तरीका यही है। बाइनरी कंपाउंड है तो का टोटल जो है दो एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। ओके, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के परसेंटेज 100 के बराबर है। कार्बन का दिया गया है और हाइड्रोजन का पूछ रहे हैं आपसे, तो आप लोग इस तरह कर ले कि 100% माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन जितना भी है उसको आप माइनस कर ले, कितना है? 92.31%।
सो हाइड्रोजन का कितना रह गया बता सकते हैं आप मुझे? 7.69%। शाबाश। जिसने भी ऑप्शन बी पे क्लिक किया है वो कामयाब हो गया है, जिसने नहीं किया है वो गया, उसका ये एमसीक्यूज तो गई। लेकिन ये सुन ले कि बाइनरी जब लफ्ज आया है तो आप लोग क्यों इतने ज्यादा कर रहे हैं कैलकुलेशन? आसान सा कैलकुलेशन है जी। सारे अब चेट में लगे हुए हैं कि सर ये कैसे, ये कैसे, ये इस तरह जिस तरह मैंने लिखा है। बाइनरी कंपाउंड होता है तो दो ही एलिमेंट होते हैं, एक का परसेंटेज लेना है और दूसरे का, अगर आप परसेंटेज कंपोजिशन देखना चाहते हैं तो वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूले से लिनती प्रोसेस के थ्रू अगर आप करोगे तो हैरान हो जाओगे। टाइम लेगा, कैलकुलेशन के कैलकुलेटर की भी वो नहीं होती, अलाउड नहीं होता वो। तो आप लोगों के पास बाइनरी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कार्बन का दिया गया है तो हाइड्रोजन का तो निकाल लें, सिंपल सी चीज है। अब समझ आ गई? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सर मुझे बताया समझ आ गई या नहीं? यस सर आ गई। ओके ओके यस सर ओके ओके। अब कह रहे हैं कि 1 मोल क्लोरीन गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ बट, ये वोगेट्रोस लॉ से रिलेटेड है। वो कह रहे हैं कि 1 मोल of any gas occupy a volume of 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वोगेट्रो लॉ से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल जो है अब गैस वो कितना वॉल्यूम लेते हैं? 22.4 लीटर। सो ऑप्शन ए तो आप लोग डायरेक्टली जाएंगे 22.4 लीटर। तो फिर गलत होंगे, याद रखना। लीटर जो है वो हमारे साथ डीम क्यूब के बराबर है। किस चीज के बराबर है? 1 लीटर 1 डीम क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर 1 डीम क्यूब के बराबर होता है। तो देख ले अब। सो 1 मोल गैस जो है उसका वॉल्यूम जो है ये 22.4 डीम क्यूब के भी बराबर होता है। देखिए जब दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं तो तीसरा खुद बहुत करेक्ट ही होगा, अगर डी ऑप्शन में ए एंड बी नहीं लिखा है। देख ले आल ऑफ ऑप्शन मौजूद है तो आल पे क्लिक करना होगा ना आप लोगों को, या नहीं बता सकते हैं? शाबाश बताइए, ऐसा ही होगा, कोई ज्यादा चीज नहीं है इसमें। ठीक है। सो मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमारे साथ जब हम इस तरह करेंगे तो हमारे साथ एक बहुत ही इजी वे है जिसके थ्रू हमने फॉलो करना है कि 1 डीम क्यूब जो है 10⁻³ सीम क्यूब के बराबर है। कितने के बराबर है? ये 10⁻³ सीम क्यूब के बराबर है। सो वही वैल्यू में ये पुट कर ले, इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ इस डीम क्यूब वाले ऑप्शन को ताकि आसानी हो जाए। तो अब हम लिखेंगे कि 22.4 डीम क्यूब जो है ये कितने के बराबर, सीम क्यूब के बराबर है? 22.4 क्रॉस 10⁻³ सीम क्यूब के बराबर है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके साथ फाइनल आंसर आएगा 22,400 सीम क्यूब। सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज करेक्ट। जो जिसने भी इस पे क्लिक किया है वो फाइनली करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे जाते हैं। ओके जी, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पहला नंबर जो एमसीक्यूज था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आपसे पूछ सकते हैं कि कितने वो है नंबर ऑफ एटम्स है। कैल्शियम कार्बोनेट वाले एमसीक्यूज याद है? सो इसी ट्रैक पे ये होता है। कहते हैं कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन नंबर्स एटम्स होंगे। सो देख ले कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन है? एक ही कार्बन है। अगर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, 1 मोल
कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो कितने मोल कार्बन होंगे? 1 मोल कार्बन होंगे इसमें। सो 1 मोल कार्बन होंगे तो इसका वो कितना होंगे, तादाद में कितने होंगे? Na कार्बन होंगे। कितने होंगे? एक कार्बन को मैं दोबारा ओके जी, कितने होंगे? इतने हो जाएंगे Na कार्बन। लेकिन आपसे कहते हैं कि 2 मोल्स में कितने होंगे? सो 2 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड में आपके साथ 2 मोल कार्बन होंगे। जब 2 मोल कार्बन होंगे सो 1 मोल में Na कार्बन एटम्स होंगे। सो 2 मोल कार्बन में 2 Na कार्बन होंगे, कार्बन एटम्स होंगे। क्या होंगे? कार्बन एटम्स। सो जिसने भी ऑप्शन बी पे क्लिक किया है वो करेक्ट है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में कितने वो होते हैं? बताए मुझे, शाबाश। दोबारा, एक ही वो होते हैं, 1 कार्बन होते हैं। क्या कार्बन एटम होते हैं? एक ही कार्बन होता है। सो आपसे कहते हैं कि 1 मोल में फिर कितने, अगर हम आपसे कहें तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल कार्बन होंगे जिसकी तादाद Na कार्बन होंगे, कार्बन एटम होंगे। सो 2 मोल में कितने कार्बन डाइऑक्साइड होंगे? 2 मोल कार्बन हो जाएंगे। सो 2 Na कार्बन एटम्स होंगे। सो ये तरीका है इस MCQs को सॉल्व करने का। आगे जाए। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। देख ले, इसमें आप लोग क्या करेंगे? इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है यहाँ कंफ्यूज होंगे। सब ने लिखा होगा कि 4Na या 9Na, इन दोनों में से ऑप्शन लगाया होगा। बताइए मुझे। यस सर, 4Na लगाया है। 4Na गलत लगाया है आप लोगों ने। आपसे कहा गया है ईच मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। सो इसका मतलब है कि एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे। ये नहीं क्या कहा गया है कि एक मोल में कितने होंगे। सो देख ले, अब एक हमारे साथ H2SO4 है, ये H2SO4। सो इसमें कितने ऑक्सीजन है देख ले। अब मैं अभी लिखता हूं इसको। ओके, हाइड्रोजन एटम्स जो है वो 2 है, सल्फर जो है वो भी 1 है, ऑक्सीजन जो है वो 4 है। सो जिसने ऑप्शन बी पे करेक्ट क्लिक किया है वो करेक्ट है। Na आप तब लगाओगे जब मोल का जिक्र आ जाए। जब मोल का जिक्र ना हो आपने Na नहीं लगानी है। सही है। आपसे कहा ईच मॉलिक्यूल, सो एक मॉलिक्यूल में क्या सीन है। ओके जी, आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये तो किताब से ली गई चीजें हैं बिल्कुल। एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से लेस होता है। सही है। ये अगर आप लोगों ने देखा हो आगाहान टेस्ट 2020 में, उसमें ये MCQs पूछा गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस में, वो ये सोच रहे थे ना कि एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, लेकिन ऐसा सीन नहीं है। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है और उसके रीजन भी किताब में दिए गए हैं। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, जाए लिमिट एंड एक्सचेंज रिएक्टेंट में जाए, ठीक है, उसके इन में जाए एक टॉपिक है परसेंटेज यील्ड के नीचे, परसेंटेज यील्ड के बिल्कुल नीचे एक चीज लिखी गई है। उसमें उन लोगों ने ये चीजें लेके गई हैं कि जी एक्चुअल यील्ड क्यों थ्योरेटिकल यील्ड से लेस। सही है। सो आप लोगों ने खुद को कंफ्यूज नहीं करनी है। एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। सो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड MCQs है कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट।
ओके नेक्स्ट कह रहे हैं कि if the actual yield of a reaction is 5 ग्राम, किसी भी रिएक्शन का एक्चुअल yield जो है वो 5 ग्राम है और theoretical yield 10 ग्राम है, then what will be the percentage yield of that reaction? So इस रिएक्शन का परसेंटेज yield क्या होगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। So इसके लिए फेमस फार्मूला मौजूद है कि परसेंटेज yield जो है ये हमारे साथ बराबर होता है एक्चुअल yield divided by theoretical yield multiplied by 100। कर ले इसमें एडिशन ए वैल्यू पुट कर ले, परसेंटेज यील्ड आ जाएगा। एक्चुअल यील्ड कितना है 5 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 10 ग्राम, मल्टीप्लाई करे 100 के साथ। तो आगे देख ले कितना, ये ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, 5 क्रॉस 100 डिवाइडेड बाई 10, सो ये 10 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सो 50% आपके साथ आ जाएगा। सो जिसने भी 50% पे क्लिक किया है वो कामयाब हुआ है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the percentage yield is 100%, अगर परसेंटेज yield पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, आइडियल कंडीशन है, पर आपसे कहते हैं कि when the percentage yield is 100%, then फिर क्या सीन होगा। अगर परसेंटेज yield 100 के बराबर हो गया तो फिर क्या होगा, तो उस हालात में हमारे साथ सिनेरियो क्या हो, देख ले। परसेंटेज yield जो है वो बराबर है एक्चुअल yield डिवाइडेड बाय theoretical yield मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड आपसे कहा गया है कि दोनों सेम है, जब दोनों सेम है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 रह जाएगा। सो परसेंटेज यील्ड आपके साथ हो जाएगा 100%। तो ऐसे हालात में कौन से ऑप्शन पे करेक्ट है, जब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो। जब एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड के बराबर हो जाए तो ऐसे हालात में परसेंटेज यील्ड 100%। लेकिन ये आइडियल कंडीशन है, आइडियल कंडीशन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। सही है, 1 मोल इज इक्वल टू, ओके जी, देखिए 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, Na पार्टिकल्स होंगे। सही है, वो अगर 1 मोल है गैस है तो इसका वो जो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा वो 22.4 लीटर होगा। सो ये भी करेक्ट है, ऑप्शन ए ऑप्शन लिखा है। अगर 1 मोल है तो जो भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसका जो मास है उसको अगर ग्राम में लिया जाए तो वो इसके बराबर होगा, मोल के बराबर होगा। तो देख ले 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस, H2 हाइड्रोजन गैस है। सो इसका जो वॉल्यूम ये ऑक्युपाई करेगा 1 मोल कंडीशन में तो 22.4 लीटर होगा। जब इसका 1 मोल लिया जाएगा तो ये वॉल्यूम अटेन करेगा 22.4 लीटर। इसी तरह क्लोरीन गैस है, अगर उसका 1 मोल लिया जाए तो इसमें पार्टिकल कितने होंगे, कितने मॉलिक्यूल होंगे क्लोरीन के, Na पार्टिकल्स ऑफ Cl2 गैस देखा है। सो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि Cl2 में तो 2 क्लोरीन है, नहीं, अभी आपसे Cl2 का जिक्र किया गया, क्लोरीन गैस का जिक्र किया गया। सो क्लोरीन गैस में Cl2 मॉलिक्यूल आप लेंगे, पार्टिकल में आप मॉलिक्यूल लेंगे। सही है, तो Na पार्टिकल्स ऑफ Cl2 गैस है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो 44 mu है, अगर इसी मास को हम ग्राम में लिया जाए तो ये 44 ग्राम होंगे। तो ये सब जो है मोल के बराबर है, ठीक है। ओके जी, इसको हम डायरेक्टली ऑप्शन पुट करेंगे, मैंने आप लोगों को ऐसे ही बता दिया। ओके जी, इन अ कंपाउंड द कैल्शियम इज 40%, एक कंपाउंड है उसमें कैल्शियम जो है वो 40% है, कार्बन इज 12% एंड ऑक्सीजन इज 48%। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। स्टूडेंट आप लोग किस तरह मालूम करोगे, कंफ्यूज होंगे ना कि इसको किस तरह मालूम करें, परसेंटेज दिया गया है, गिवन अमाउंट नहीं दिया गया है और टोटल अमाउंट नहीं दिया गया है, तो अब कंफ्यूज होंगे ना कि क्या सीन है। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, तो वो हम करेंगे। यहाँ लिख ले कैल्शियम, मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ, लिख ले कैल्शियम, इसमें ये इस तरह कर ले, फिर लिख ले कार्बन, फिर लिख ले ऑक्सीजन।
यहां हम कैलकुलेशन करेंगे ऊपर। कैल्शियम का जो परसेंटेज है उसको कैल्शियम के मोलर मास पे डिवाइड कर ले। सही है, ये कैल्शियम है, उसका परसेंटेज कितना है 40%, इसको मोलर मास ऑफ कैल्शियम पे डिवाइड कर ले। सो कैल्शियम का मोलर मास कितना है 40% डिवाइडेड बाई 40, तो ये आपके साथ आ जाएगा 1। ये एक तरीका है कि नंबर ऑफ एटम्स मालूम कर ले। क्या मालूम कर ले? नंबर एटम्स, के नंबर ऑफ, के एक कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। सो इसका तरीका यही है कि जो परसेंटेज दिया गया है उसको किस पे मालूम कर डिवाइड कर ले, उसी के मोलर मास में। सही है, तो इससे मोल्स मालूम हो जाए। कैल्शियम के कितने मोल्स हो गए 1, कितने हो गए 1 कैल्शियम हो गए। ओके जी, अब हम कार्बन मालूम करेंगे। तो कार्बन का कितना परसेंट है 12%, और इसको 12 पे डिवाइड करें ग्राम पर मोल, तो इस तरह करेंगे तो आपके साथ फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ये भी 1 है। अगर आप ऑक्सीजन के पीछे भागोगे तो ऑक्सीजन के 48 ग्राम है, सही है, परसेंट है, लेकिन एक ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम पर मोल है। तो इस पे डिवाइड कर ले तो इस आपके साथ 4 आ जाएगा। लिख ले यहाँ पर 1:1:4। सो अब लिख ले कैल्शियम जो जितने मोल्स में है उतने में लिख ले कैल्शियम CaCO4, सॉरी ये 3 है 4 नहीं आता। कैल्शियम अगर ये 16 उस पर डिवाइड कर लिए तो हमने गलत लिख लिया, बाय द वे। इसको हम दोबारा लिखेंगे, कोई बात नहीं। ये 3 आता है, यहाँ पर भी 3 है। कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कितना आसान सा तरीका है, आप लोग खुद को कंफ्यूज रखते हैं, ऐसे करेंगे ये वो, इससे नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज जितने परसेंट में वो मौजूद है उसके मोलर मास पे डिवाइड कर लो, आपके पास आंसर। अच्छा जी, ये तो आप लोगों ने आसानी से कर लिया। आगे अगर पॉसिबल हो के मोलर मास के साथ कटाई मटाई में ये मतलब होल नंबर में ना आए, अगर आप लोग उसको डिवीजन वगैरह कर रहे हैं होल नंबर में ना आए, तो फिर क्या करोगे? लास्ट में इसके साथ कोई ऐसा टर्म इस एक, लेट सपोज इसके साथ ये होल नंबर में नहीं आएंगे 1 या 2 या 3 या 4, इस तरह नहीं आए, 1.5 हो या 0.25 इस तरह आ गए, तो फिर क्या करोगे? किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ताकि सब होल नंबर बन जाए, फिर आपके साथ फाइनल आंसर क्लियर आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, ओके जी। नेक्स्ट, the molar mass of H2SO4 is molecular mass, sorry, the molecular mass of H2SO4 is, एक H2SO4 है उसका molecular mass क्या होगा? देख ले, आप लोग मुझे बताएं, शाबाश, इसका मास बताएं मुझे। सर 98 ग्राम, सर 98 MU, सर 98 ग्राम, 98 ग्राम, सब 98 ग्राम कह रहे हैं। मैं किस किस का नेम ले लूं? सब कह रहे हैं कि 98 ग्राम। सो स्टूडेंट इस तरह है कि आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं, इसमें आप लोगों ने रीड सही नहीं किया है। जो कह रहे हैं कि 98 ग्राम, उसको मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने गलत ऑप्शन करेक्ट किया है। इसका रीजन ये है कि आप लोगों ने प्रॉपरली इस स्टेटमेंट को पढ़ा नहीं है। वो कह रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास। सो मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो मास है उसको उसको हम एक मॉलिक्यूल का मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। सो एक मॉलिक्यूल है उसका जो एग्जैक्ट मास mu में है उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अगर इसको हम मोल में ले, ग्राम्स में लेंगे तो फिर ये मोलर मास बनता है। सो H2SO4 का जो मास है वो कितना है आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 98 mu है, ये उसका एग्जैक्ट मास है। अगर आप मोलर मास की बात करें तो वो तो ज्यादा है, वो 98 ग्राम है पर मोल। सही है, so इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है, जिसने भी 98 MU लिखा है वो करेक्ट है।
अब H2SO4 की जगह कोई और भी मॉलिक्यूल आपसे मतलब पूछ सकते हैं, आपसे कंपाउंड भी पूछ सकते हैं। सही है, उम्मीद है आप लोगों को यहां तक समझ आ चुकी होगी। ओके, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन H2O इज, इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करोगे, किया करोगे, प्रॉपरली सॉल्व करोगे। ये किस तरह आपने सॉल्व करना है, सही है। तो मैं आपको अभी बताता हूं, कुछ ऑप्शन तो मैं निकाल लूंगा। 99.99% तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पूरा मास 18 ग्राम बनता है H2O का। अगर ये 100 ग्राम बनता या 9 कुछ इस तरह बनता तो हम कह सकते थे कि हाँ 99 जो है एग्जैक्टली राउंड अबाउट हो जाएगा। सो 99 ऑप्शन आप लोग माइंड सेट पे कॉमन सेंस में जाए तो नहीं हो सकता। अब 21% भी नहीं हो सकता ना। ऑक्सीजन तो मैक्सिमम है, पूरा मास H2O का अगर देख ले, सो इसको अगर पूरा मास H2O का देख ले तो इसमें ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 ग्राम है, या 16 MU लिखते हैं, और हाइड्रोजन का जो मास है वो 2 ग्राम है। अब ये 21% तो हो ही नहीं सकता, सो इसको भी कट कर ले। अब दो ही ऑप्शन आपके पास है जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे, 92%, 88.89%। सही है सर, 21% की समझ नहीं आई। देखिए स्टूडेंट, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 100% हम 100 में ले रहे हैं, ऑक्सीजन का मास जो है वो 16 है किसी एक वाटर मॉलिक्यूल में, 16 MU है, या 1 मोल ऑफ H2O में, तो ये 16 ग्राम है। अब हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है, तो जाहिर बात है ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत ज्यादा आएगा बनिस्बतन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 2 ग्राम है, उसकी 16 ग्राम है, पता नहीं 8 टाइम्स उसके मतलब डबल है। तो आप लोग ऐसे करेंगे कि इसका बहुत ही ज्यादा परसेंटेज आएगा बनिस्बत टू हाइड्रोजन। सो इसलिए इसका 21% नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आएगा तो 70-80 से प्लस आएगा, ये तो कंफर्म है। सही है, तो आप परसेंटेज किस तरह मालूम करेंगे? परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम, टोटल मास कितना है 18 ग्राम, मल्टीप्लाई करें 100, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे आता है 88.89%। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि परसेंटेज यील्ड 30% है और थ्योरेटिकल यील्ड जो है 80 ग्राम है, देन व्हाट इज द एक्चुअल यील्ड? फिर एक्चुअल यील्ड कितना होगा, ये आपसे पूछते हैं। आसान सा एमसीक्यूज है, वही प्रोसीजर के थ्रू होगा जिस तरह हमने ये परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला यूज किया है पहले। परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड, देख ले, डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाई 100। आपसे कहते हैं कि परसेंटेज यील्ड हमारे साथ 30% है। सही है। एक्चुअल यील्ड बताए, एक्चुअल यील्ड का हमें पता नहीं है, और थ्योरेटिकल यील्ड उसने लिखा है कि 80 ग्राम है मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको अगर हम अरेंज करेंगे तो एक्चुअल यील्ड हमारे साथ बराबर हो जाएगा 30 क्रॉस 80 डिवाइडेड बाई 100। सो 1 सिफर इसके साथ और ये एक तो इसके साथ, एक्चुअल यील्ड आपके साथ आ जाएगा 24 ग्राम। सो बस ये आपका आंसर। इसी फॉर्मूला को यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो 24 ग्राम जो ऑप्शन है भी, ये आपके लिए सात फाइनल आंसर है। सो ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी और आप लोगों ने चीजें गेन की होगी। थोड़े बहुत शॉर्ट ट्रिक भी हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किए। वैसे ये तो बहुत छोटे हैं, कम है, लेकिन ये है कि बस टेस्ट में आप इतने ही शेयर कर सकते हैं, टाइम भी शॉर्ट होता है। तो कोई सवाल है पूछ ले शाबाश, वेट कर रहा हूँ, कोई सवाल हो किसी का भी हो पूछ ले। मैंने तो सारी चीजें
बहुत डिटेल से आप लोगों को समझाई है, बताए। शाबाश, किसी को कोई भी इशू हो तो वो पूछ ले, उम्मीद है कोई इशू नहीं होंगे। सारी चीजें सर नहीं है इशू, सर ठीक है, फला फला बला 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 बला, इतने ज्यादा लोग हैं, मैं किस किस को नाम ले लूं, नेम नहीं लूंगा, चलो सबने अच्छा रिस्पांस दिया। सो जो आप लोगों ने, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, आप लोगों ने एमसीक्यूज गलत किए, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप लोग नाकाम है। अभी भी आपके साथ बहुत ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा। तो आप लोग तैयारी भी कर सकते हैं और साथ साथ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्राई करें और सीखते जाएं, अभी भी वक्त है और टाइम ज्यादा है। और एक बात और, क्या आप लोग ये ना सोचे कि ये पहला टेस्ट था और पहले चैप्टर में था, हम गलत हो गए तो इसका मतलब है कि हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बहुत कुछ सीख चुके होंगे और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो जब तक टेस्ट के लिए नहीं बैठते, इससे पहले आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी सीखते हैं, अगर आपने कोई नई चीज सीख ली ना, तो समझे कि आप प्रिपरेशन में अभी भी है, अभी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो ये प्रिपरेशन का हिस्सा होता है। टेस्ट से, जब तक आपके हाथ में टेस्ट नहीं होता, उससे पहले आप सारी ये पूरा जो सिस्टम है प्रिपरेशन में होता है। सही है। कुछ लोग आपसे कहेंगे कि अभी नहीं आई तो उस वक्त क्या करोगे, ये सब टेंशन की बातें हैं, लोग टेंशन देते हैं लोगों को। सही है। सो बस जो आप पढ़ सकते हैं पढ़ ले, अपना बेस्ट दे, ट्राई करें, अब अभी बहुत ज्यादा टाइम है। सो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके जी, कोई सवाल हो तो पूछ ले। चलो जी, शाबाश। और कोई सवाल हो? नहीं है तो चलो जी, मैं क्लोज कर लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।